हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट के पेरिकार्डियम यानी हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है उसकी बीमारियों के बारे में। हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली होती है जो हार्ट को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है, इसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये नॉर्मली इसलिए बनाया गया है कि हार्ट जब नॉर्मली छाती में धड़कता है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। अगर उसे ये स्पेस नहीं मिलेगा तो ये छाती के बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ टच करेगा, घर्षण करेगा और हार्ट की सतह डैमेज हो जाएगी। इसलिए ऊपर वाले ने इसको एक इनकेसमेंट यानी एक थैली में उसको बना के भेजा है जिसमें थोड़ा फ्लूइड रहता है, ऑलमोस्ट 50 ml जैसा फ्लूइड रहता है जो हार्ट को लुब्रिकेशन देता है। और इस कैविटी के अंदर या इस सैक के अंदर हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। और ये करने के दौरान क्योंकि लुब्रिकेशन रहता है तो हार्ट का सतह डैमेज नहीं होता, उसमें कोई इंजरीज नहीं होती। इस पेरिकार्डियम वाले लेयर्स की बीमारियों के बारे में हमने बात करनी है आज। पेरिकार्डियम से रिलेटेड पेरिकार्डियल इफ्यूजन पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें हार्ट के इस झिल्ली के स्पेस में जब पानी भर जाता है उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कार्डियक टैम्पोनाइड क्या होता है उस बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की सूजन के बारे में यानी कि पेरिकार्डाइटिस के बारे में और पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्शन के बारे में और पेरिकार्डियम से रिलेटेड कैंसर्स के बारे में। ये इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा। बेसिकली ये जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट की फ्रिक्शन लेवल्स को कम करने के लिए काम करता है और ये एक इसेंशियल स्ट्रक्चर है जिसके बिना हार्ट का लेयर डैमेज हो जाएगा और हार्ट बराबर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा। तो ये पेरिकार्डियम हार्ट को कंपैरेटिवली एक स्पेस देता है जिसकी में हार्ट को काम करने में सुविधा होती है। कई बार हार्ट की इस पेरिकार्डियम की लेयर में कोई इन्फेक्शन की वजह से या एंटीबॉडी बनने की वजह से या किसी कारण से सडनली सूजन आ जाती है जिसे पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ये पेरिकार्डाइटिस ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है या कभी कभी बॉडी में जब एंटीबॉडीज का कंटेंट बढ़ जाता है तो होता है। इसमें व्यक्ति को फीवर आ सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। ज़्यादातर ये दर्द जो है पेरिकार्डियम की लेयर्स में आपस में जब घर्षण होती है तो प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से जब व्यक्ति मूव करता है, खांसी करता है, चलता फिरता है या गहरी सांस लेता है तब उसे ज़्यादातर ये पेन होता है। ज़्यादातर ये पेरिकार्डियल का पेन गहरी सांस लेने पर या सीधा लेटने पर ज़्यादा होता है। इसमें कुछ पेशेंट्स को आगे की तरफ जब पेशेंट बेंड करता है तो पेशेंट को कंपैरेटिवली पेन कम हो जाता है जिसे मोहम्मडन प्रेयर साइन बोलते हैं कि पेशेंट जब नमाज पढ़ने वाली पोजीशन में अगर आता है यानी सामने की तरफ अगर झुकता है तो उसे पेरिकार्डियम की लेयर्स आपस में सेपरेट आउट हो जाती हैं तो घर्षण कम होता है, उसे कंपैरेटिवली पेन कम होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ ज़्यादातर पेशेंट आता है और जब डॉक्टर उसे इवैल्यूएट करता है या ऑस्कल्टेट करता है तो उसे एक पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब यानी अबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है जो पेरिकार्डियल की रेस के घर्षण की वजह से प्रोड्यूस होती है। और ये अगर डॉक्टर को सुनाई देती है तो वो कंफर्म कर सकता है कि उसे पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस की बीमारी है। इस बीमारी को इवैल्यूएशन के लिए ईसीजी में कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं। एक हार्ट अटैक को सिमिलर दिखने वाला एसटी एलिवेशन जैसा पैटर्न ईसीजी पर मिलता है। ये ईसीजी का पैटर्न कई बार हार्ट अटैक से डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं जिसे इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी जो कि हार्ट का सोनोग्राफी है, इसमें हार्ट में एक अल्ट्रासाउंड की बीम हम पास करते हैं और बीम का जैसा रिफ्लेक्शन का पैटर्न होता है उसे वो बीम अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर असेस करके मशीन पर एक पिक्चर बना देता है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम हार्ट की झिल्ली में अगर कोई सूजन है या वहाँ पानी भर गया तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई से भी इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। एक्सरे में अगर पानी भर गया हो तो डिटेक्ट किया जा सकता है, पर अदरवाइज सिंपल पेरिकार्डाइटिस हो तो उसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। पेरिकार्डाइटिस के ईसीजी को कई बार अगर पेशेंट हार्ट अटैक के जैसा पेन लेके हॉस्पिटल में आता है तो कई बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है और कई बार इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए रेफर कर दिए जाते हैं जहाँ पे हम एंजियो करते हैं तो पेशेंट का एंजियो बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो ये कई बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है और हार्ट अटैक के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पेरिकार्डाइटिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज़्यादातर पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट्स को पेन का पैटर्न थोड़ा सा हार्ट अटैक से अलग होता है। उसमें पेशेंट को गहरी सांस लेने पर, खांसी करने पर या मूवमेंट करने पर ज़्यादातर पेन होता है, जबकि हार्ट अटैक का पेन मूवमेंट करने पर या गहरी सांस लेने पर या खांसी करने पर बढ़ता घटता नहीं है। सेकेंडली पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट को कोई फीवर वगैरह होता है या इन्फ्लेमेशन के बॉडी में साइंस होते हैं, बॉडी के सीआरपी का टाइटस, ईएसआर और सीआरपी ये सब कंटेंट थोड़े बढ़ जाते हैं। तो पेरिकार्डाइटिस के वाले पेशेंट को ये पैरामीटर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप डायग्नोज कर सकते हैं। ईसीजी में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हार्ट अटैक के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। पेरिकार्डाइटिस का ज़्यादातर लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और थोड़े दिन के बाद ये पेरिकार्डाइटिस अपने आप चला जाता है। थोड़े दिन तक पेशेंट को इसमें छाती में थोड़ा दर्द रहता है,
कभी कभार इसमें पेरिकार्डिटिस में पेशेंट को अगर वो झिल्ली में पानी भर जाए, जिसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वो पानी अगर बहुत ज़्यादा भर जाए तो हार्ट को दबा सकता है, जिसे कार्डियक टैम्पोनेट बोलते हैं। और एक्सेसिव दबाव की वजह से कई बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस बारे में सेपरेट हमने एक ऑलरेडी वीडियो किया है। इसके अलावा कभी कभी ये जो सूजन है अगर बार बार व्यक्ति को अगर होने लगे तो झिल्ली का जो पेरिकार्डियम है उसका थिकनेस बढ़ जाती है और ये इसका मूवमेंट कंपैरेटिवली रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट का मूवमेंट भी कंपैरेटिवली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और व्यक्ति को कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस करके बीमारी हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ज़्यादातर ये पेरिकार्डिटिस वाली बीमारियां उतनी जानलेवा नहीं होती हैं अनलेस वो सूजन हार्ट के अंदर की लेयर जिसे मायोकार्डियम बोलते हैं उसको भी इन्वॉल्व करे। आइसोलेटेड अगर पेरिकार्डिटिस होता है तो उसमें थोड़े दिन व्यक्ति को पेन होता है और ये अपने आप थोड़े दिन में चला जाता है। इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादातर व्यक्ति को पेन किलर्स वगैरह दिया जाता है, कुछ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं और इम्यूनिटी सप्रेस करने के मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी को वायरल फीवर की वजह से हो रहा है तो एंटीवायरल्स दिया जा सकता है। पेन अगर हो रहा है तो पेन कम करने के लिए पेन किलर्स दिया जा सकता है। ज़्यादातर ये कुछ दिनों में अपने आप चला जाता है। अब बात करेंगे ड्रेसलर सिंड्रोम के बारे में। ये बेसिकली हार्ट का एक तरह का पेरिकार्डिटिस है जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में कुछ दिन के बाद देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये ड्रेसलर सिंड्रोम जो है उसमें पेरिकार्डिटिस के सारे फीचर्स और ईसीजी चेंजेस होते हैं और ये हार्ट अटैक होने के 1 से 1.5 महीने के बाद ज़्यादातर होता है। व्यक्ति इसमें छाती का दर्द लेके डॉक्टर के पास आता है और ईसीजी में कई बार इसमें स्टिलेवेशन का पैटर्न मिलता है जिसे हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। कई बार पेशेंट को हार्ट के चारों जो झिल्ली है उसमें पानी भी भर सकता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है। इसको इकोकार्डियोग्राफी पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कभी कभी अगर बहुत कंफ्यूजिंग केस हो तो चेक एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत भी पड़ती है, पर ज़्यादातर ये डायग्नोज करना उतना मुश्किल नहीं है। इसमें यूजली बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरता और बहुत ज़्यादा हार्ट का कंप्रेशन वाली बीमारी जिसे टैम्पोनेट बोलते हैं वो यूजली नहीं होता है। ये ज़्यादातर माइल्ड होता है और हाई डोज एस्पिरिन और स्टेरॉइड्स वगैरह देने से इसमें रिस्पॉन्स आ जाता है। ऐसे केसेस में कई बार स्टेरॉइड्स देने में थोड़ा रिस्क ये रहता है कि स्टेरॉइड देने से कई बार हार्ट का हीलिंग जो है, हार्ट का टिश्यू का रिकवरी पैटर्न जो है वो इफेक्ट हो सकता है। इसलिए स्टेरॉइड हालांकि जल्दी रिलीफ देता है पेशेंट को, पर ये देना ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। बहुत हाई डोज एस्पिरिन और पेन किलर्स देके पेशेंट को पेन को सबसाइड किया जाता है। बहुत हाई डोज पेन किलर्स देने में भी कई बार वो हार्ट और किडनी को नुकसान करते हैं, इसलिए ज़्यादातर पेरिकार्डिटिस वाले पेशेंट को अनलेस बहुत सीवियर पेन हो उसे ट्रीट नहीं किया जाता है, उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है और ज़्यादातर इसमें अपने आप थोड़े दिन में रिकवरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो या पानी ज़्यादा भर गया हो तो नीडल डाल के उसे निकाला जा सकता है, जिसे पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं। पेरिकार्डियल एफ्यूजन वाले टॉपिक में हमने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये ड्रेसलर सिंड्रोम में और पेरिकार्डिटिस के पेशेंट में कम केसेस में यूज होता है, पर कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे पेरिकार्डियल कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के बारे में। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में हार्ट के चारों ओर जो पेरिकार्डियम की लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा मोटी और थिक हो जाती है कि वो हार्ट को चारों ओर से दबाने लगती है। इसमें हार्ट का नॉर्मल मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और हार्ट का नॉर्मल मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को लॉन्ग टर्म सांस फूलने का प्रॉब्लम, हार्ट फेल होने का प्रॉब्लम, पानी भरने का प्रॉब्लम, ये सब चालू हो जाता है। इसमें टिपिकली ये देखा गया है कि व्यक्ति को पहले पेट में पानी भरता है और बाद में पाँव में सूजन आती है, जबकि रूटीन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में पहले पाँव में पानी भरता है बाद में पेट में पानी भरता है। तो इसलिए इसे एक टिपिकल पैटर्न इसमें जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के पेशेंट में देखा जाता है, जो कि उसे रेगुलर हार्ट फेलियर से डिफरेंशिएट करता है। ऑब्वियसली ये बहुत स्पेसिफिक और सेंसिटिव फीचर नहीं है और ज़्यादातर इस बेसिस पर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। इसको इवैल्यूएशन में ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट रोल इकोकार्डियोग्राफी का है। इकोकार्डियोग्राफी में पेरिकार्डियल का लेयर्स का थिकनिंग कैसा है, पेरिकार्डियम की वजह से हार्ट का फ्लूइड इनटेक पैटर्न और ब्लड के निकलने का पैटर्न कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के जो इकोकार्डियोग्राफी फीचर्स है वो इसमें देखने को मिलते हैं। हार्ट के चेम्बर्स भी थोड़े डायलेटेड मिलते हैं। इसमें परफेक्ट डायग्नोसिस करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई ज़रूरत है, जो कि हार्ट के पेरिकार्डियम की थिकनेस को इको से ज़्यादा बेटर जज करते हैं, खासकर हार्ट का एमआरआई। अगर किसी को पेरिकार्डियम के लिए ऑपरेशन वगैरह का प्लान करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी और हार्ट का एमआरआई है, जिसके बेसिस पे अगर कंफर्म होती है कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस पेशेंट को हो रहा है तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। मेडिसिन से इसमें अपन पेरिकार्डियम की थिकनेस को कम नहीं कर सकते हैं, इसमें सूजन को कम किया जा सकता है, हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, पानी भरने के लेवल्स को कम किया जा सकता है, पर ज़्यादातर मेडिसिन का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। अगर किसी को पेरिकार्डियम बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो उसमें ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये माइनर थिकनेस अगर बढ़ता है तो उस केसेस में नहीं किया जाता है। जब थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है,
क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और मृत्यु का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 15 to 20% मोर्टेलिटी का रिस्क होता है। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद अगर पेरिकार्डियम को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो हार्ट को मोबिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन में कई बार तकलीफ होती है, पर अगर सर्जन ने प्रॉपरली पेरिकार्डियम को निकाला है तो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स को दोबारा दिक्कत आने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 to 15% पेशेंट्स को प्रॉब्लम वापस आ सकती है। पेरिकार्डियम ऑब्वियसली सर्जन ने वापस निकाल दिया तो दोबारा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस नहीं हो सकता है, लेकिन पेरिकार्डियम निकालने के बाद हार्ट के चारों लेयर्स में थोड़ा फाइब्रस स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और वो भी अपने आप में हार्ट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसलिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहते हैं बहुत सारे केसेस में। इसलिए कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के केस में रूटीनली सब केसेस में सर्जरी नहीं की जाती है। जहां बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो और बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर हो जो कि दवा से मैनेज ना हो पाए, तब सर्जरी प्लान करनी चाहिए। पेरिकार्डियम के कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। यूजली पेरिकार्डियम में कैंसर्स का होना थोड़ा कम चांसेस है। ये कैंसर के सेल्स के पहुंचने के लिए अच्छा साइट नहीं माना जाता है। कुछ मीजोथेलियोमा करके कैंसर्स होते हैं जो इस लेयर्स में कई बार देखे जाते हैं, पर इनका चांसेस कंपेरेटिवली कम है। इसको रूटीन कैंसर जैसे ही ट्रीट किया जाता है और अगर सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल है और कैंसर फैला हुआ नहीं है तो पूरा पेरिकार्डियम को ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, जिससे कैंसर सेल्स का स्प्रेड होना कंपेरेटिवली कम किया जा सकता है। पर ज़्यादातर ये सिंपल हार्ट फेलियर और पेरिकार्डियल में पानी भरने के फीचर्स के साथ प्रेजेंट होता है और पेरिकार्डियल टैपिंग हम करते हैं, उसके सेल्स का जब एनालाइज करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कैंसर है। ज़्यादातर केसेस में जब ये बीमारी डिटेक्ट होती है तो बहुत लेट हो जाता है, तो इसमें ट्रीटमेंट करना इतना ईजी नहीं रहता है। इसका डायग्नोसिस भी ज़्यादातर इको, सीटी और एमआरआई के बेसिस पे किया जाता है और सेल्स का जो पानी निकाल के जो हम जांच करते हैं उसके बेसिस पे किया जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ज़्यादातर लोग जिनको अगर कैंसर बहुत फैल चुका है तो वो ज़्यादातर उनको बचा पाना मुश्किल होता है। ये टॉपिक कॉमन लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेरिकार्डियम से रिलेटेड बीमारियां होती काफ़ी कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और डॉक्टर्स को जब इन्हें समझाना पड़ता है तो कई बार बहुत दिक्कत आती है पेशेंट को समझा पाना और उसका कॉन्सेप्ट को, मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट को उनको डिटेल्स में समझा पाना कई बार मुश्किल पड़ता है। इसके लिए हमने साइंटिफिकली वैलिड इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की है ताकि आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ी अवेयरनेस रहे और हार्ट फेलियर का ये ट्रीटेबल कॉज है जिसमें हार्ट फेलियर को रोका या बचाया जा सकता है। वैसा ये कारण है जिसके बारे में जानना, समझना, अवेयरनेस होना जरूरी है ताकि आपके डॉक्टर्स के साथ आप बीमारी को बेटर डिस्कस कर सकें और बीमारी को बेटर मैनेज कर सकें। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो उनको ये लिंक को उसके साथ शेयर करें।